क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर है आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड पार्ट नंबर 12। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमारा यूज़ होता है इंटरनल ट्रेड में वो है डेबिट नोट नाम की चिट्ठी। डेबिट नोट क्या होता है कि जब हमें बिल में कम रेट लिखा था उस रेट को बढ़ाने के लिए ये लिखा जाता है। जब इनवॉइस में कोई वस्तु हमने नहीं लिखी थी अब हम उस वस्तु को ऐड करते हैं, हम बोलते हैं भाई ये वस्तु आपको भेजी गई है परंतु उसे लिखा नहीं गया, उसका रेट नहीं लगाया गया, या फिर कम लिखी गई वस्तु है तो उतने पैसे बिल में हमने कम लिखे हैं तो ये बताने के लिए कि रेट बढ़ा लो आप, हम लोग डेबिट नोट लिखते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं इसको इशू करने की। पहला है बीजक में मूल्य कम लगा हो, व्हेन द रेट लेस रेट वाज मेंशन्ड इन द इनवॉइस, तो हम बताते हैं कि भाई कम रेट लग गया, इसको ठीक कर लो, अब ज़्यादा कर लो। अगला है बीजक में मूल्य जो है बिल्कुल ही नहीं लगाया गया, व्हेन द अमाउंट वाज नॉट एट ऑल मेंशन्ड इन द इनवॉइस, कोई वस्तु जो थी उसमें हम कोई चीज़ लगाना ही भूल गए। अगला है कि बीजक में जोड़ गलती से कम लग गया हो, तो व्हेन द टोटल ऑफ द इनवॉइस वाज मेंशन्ड लेस, तो हम बोलते हैं भाई टोटल गलत लगा था, तो अब रेट जो है इसका वो टोटल ज़्यादा है तो इसको ठीक कर लो आप, अब से ज़्यादा पैसे लेने हैं। चौथा पॉइंट है जब बीजक में कोई व्यय लिखने से रह गया, कुछ खर्चा था, सम एक्सपेंसेस वर नॉट मेंशन्ड इन द इनवॉइस, कुछ खर्चे हमने किए वो लिखने से रह गए, तो हम बोलते हैं भाई ये भी खर्चा था उसमें लिखने से रह गया, तो आप उसमें जोड़ लीजिएगा इस पैसे को, रेट जो है बिल का बढ़ जाता है इससे। जब बीजक में कोई रकम लिखने से रह गई, कोई अमाउंट जो है कोई आइटम ही छूट गई है हमारी, तो ये सभी चीज़ें जिनसे कि रेट बढ़ना होता है, ज़्यादा पैसे लेने होते हैं, उसके लिए डेबिट नोट लिखा जाता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा होता है रेलवे रिसिप्ट, जिसको रेलवे रसीद कहा जाता है या आरआर भी कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्स में बहुत बार ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो रेलवे रिसिप्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं। रसीद, रेलवे रिसिप्ट क्या चीज़ होती है, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ पर हमने रेलवे अथॉरिटीज़ को या रेलवे वालों को बोला भाई ये मेरा सामान है उस रेलवे स्टेशन पर भिजवा दो, ठीक है, तो उन्होंने मेरा सामान जो था बंद बॉक्सेस वो उसने ले लिया और उसके बदले में उसको उन्होंने एक हमारे को रसीद दे दी। ये रसीद जो हमारे को मिलती है रेलवे वाले जो हमारे को देते हैं, ये प्रूफ हो गया कि भाई उन्होंने हमारा रसीद जो है सामान जो है ले लिया है, ठीक है, तो ये रेलवे रिसिप्ट या रेलवे रसीद या आरआर कहलाता है। तो अब इस रसीद में क्या क्या लिखा जाता है, माल भेजने वाले का नाम और पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, कि किसने सामान भेजा, अगर हम सामान भेज रहे हैं तो हमारा नाम होगा, हमारा एड्रेस उसमें होगा। माल पाने वाले का नाम और पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, किसको सामान हम भेज रहे हैं, कौन से स्टेशन पर जाएगा, कौन व्यापारी लेने आएगा, वो भी इसमें लिखा होता है। माल किस स्टेशन से भेजा जा रहा है, फ्रॉम विच स्टेशन द गुड्स आर डिस्पैच्ड, जैसे हम यहाँ से अगर भेज रहे हैं तो अपने स्टेशन का नाम हम लिखेंगे। माल किस स्टेशन को भेजा जा रहा है, टू विच स्टेशन गुड्स बीइंग डिस्पैच्ड, वो जिस व्यापारी को हम सामान भेज रहे हैं उसका स्टेशन कौन सा है उसका नाम यहाँ पर आएगा। पांचवा पॉइंट है माल का विवरण या डिटेल ऑफ द गुड्स, क्या क्या सामान इसमें जा रहा है। माल का वजन या मेजर ऑफ द गुड्स, कितना वजन है सामान का जो भेजा जा रहा है। माल का किराया चुका दिया है या फिर चुकाया जाना है। फ्रेट ऑफ द गुड्स पेड और टू बी पेड, मतलब हमने दे दिया है या वो सामान को प्राप्त करने वाले व्यापारी ने देना है। शर्तें जो होती हैं सामान के भेजने की, वो सारी शर्तें रसीद के पीछे जो है प्रिंटेड होती है। कंडीशंस आर मेंशन्ड ऑन द बैक ऑफ द रिसिप्ट। इसके बाद है अगला टॉपिक की व्यापारिक मदें या टर्म्स ऑफ द ट्रेड। जब व्यापार किया जाता है तो उसमें कुछ एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक आता है स्पुर्दगी पर नकदी, कैश ऑन डिलीवरी, जिसको कि इंग्लिश में कैश ऑन डिलीवरी को COD भी बोला जाता है। जब ये बिल बनाया जाता है उसमें ये शब्द का प्रयोग हो तो इसका मतलब होता है कि क्रेता मतलब सामान का बायर जो है, जो सामान को खरीद रहा है, स्पुर्दगी पर भुगतान नहीं कर पाता, अगर मतलब जब उसको हम सामान देते हैं, जब सामान उसके पास पहुंचेगा और हमने सामान जब उसको दिया और वो अगर उसके पैसे नहीं दे पाएगा तो माल जो है वापस क्रेता को भिजवा दिया जाता है। उसको सामान क्रेता को, बायर को सामान नहीं दिया जाता, विक्रेता या सेलर को सामान हम वापस भेज देते हैं। मतलब ये हुआ कि बायर को सामान तभी मिलेगा जब वो उसके पैसे दे देगा। माल का भुगतान या तो वो नकद में कर सकता है, चेक में कर सकता है, ड्राफ्ट के रूप में कर सकता है, या पैसे जो है RTGS या NEFT के माध्यम से भी भिजवाए जा सकते हैं। अगला जो है वर्ड यूज़ होते हैं वो है जहाज़ पर मुफ्त या फ्री ऑन बोर्ड, जैसे कि फ्री ऑन बोर्ड को FOB या फ्री ऑन रेल को FOR भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि जो ये बिल बनाया गया है, इस बिल के अंदर ही जहाज़ का किराया, अगर जहाज़ से सामान जा रहा है, अगर रेलगाड़ी से सामान जा रहा है तो रेलगाड़ी का भाड़ा, अगर किसी और गाड़ी से ट्रक इत्यादि के से जा रहा है तो ट्रक का खर्चा जो है वो माल के मूल्य में जोड़ दिया गया। इसका मतलब है कि माल का जो किराया है वो विक्रेता मतलब सेलर ने पे कर दिया है, ठीक है। जो ग्राहक है उसको वो फ्री पड़ेगी, मतलब उसको किराया नहीं देना है, तो हम उसको फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल कहते हैं। अगला है लागत, बीमा या भाड़ा।
कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, जिसको कि CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो रेट लगाया गया है विक्रेता के द्वारा, सेलर के द्वारा, उसने उस रेट में बीमा का जो खर्चा आया, इंश्योरेंस का जो खर्चा आया वो भी जोड़ दिया है, गाड़ी का किराया भी जोड़ दिया है और वस्तु की कीमत भी शामिल उसमें है। मतलब यह है कि विक्रेता ही ये सारा कुछ पे करेगा, ग्राहक को ये देने की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा पॉइंट आज एक और यूज़ होता है बोल चेक लेने देने, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेंट। इसका मतलब ये हो बीजक में बाईं तरफ ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ये इस चीज़ को दर्शाते हैं कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन, कोई अशुद्ध इन्फॉर्मेशन इसमें है, कोई अपूर्ण सूचना अगर इसमें है तो वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं कि भाई हमने पहले लिखा हुआ था कि इसमें गलती होगी तो उसको हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा है वो है आंतरिक व्यापार के प्रोत्साहन में औद्योगिक व व्यापार संघों की भूमिका, रोल ऑफ द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन द प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम समझेंगे। व्यापार संघ का मतलब है बहुत सारे व्यापारी, मान लो एक शहर के काफ़ी सारे व्यापारी हैं, वो सारे आपस में इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक इकट्ठे बन के एक ग्रुप या समूह बना लिया, तो इसको हमने व्यापारियों का संघ कह दिया। ठीक है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हमने कह दिया। तो ये व्यापारियों का हो सकता है, उत्पादकों का, इंडस्ट्रीज़ का भी हो सकता है। ये सारे व्यक्ति आपस में मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों की भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो व्यापारी निर्माताओं के ये अलाभकारी संघ होते हैं, ये आपस में मिलकर इकट्ठे हुए हैं भाई अपने सभी की भलाई के लिए, व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हैं, उनको संवर्धन मतलब उसको बढ़ाने का प्रयास ये करते हैं। व्यापारियों की कुछ समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। व्यापारियों के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बनकर भी कार्य करते हैं। सरकार को व्यापारियों की कठिनाइयों, उनकी समस्याओं के बारे में ये बताते हैं। सो FICCI जो है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब इसके कार्यों के बारे में आए, एग्जामिनेशन में कई बार कार्य भी पूछ ली जाते हैं। सो फंक्शंस ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा अपनी समस्याओं का निवारण करना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इनकी जो व्यापारियों की समस्याएं होती हैं ये उनको सॉल्व करने में मदद करते हैं। सेकंड, अपने हितों की रक्षा हेतु देश के व्यापार वाणिज्य उद्योगों को बढ़ावा देना, अपने हितों को बचाते हुए, बाय प्रोटेक्टिंग द सेल्फ इंटरेस्ट दे मोटिवेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, अपने हितों को, अपने लाभ को बचाते हुए ये देश में व्यापार वाणिज्य, कॉमर्स और उद्योग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि व्यापारियों का समूह है तो उसको बढ़ावा देने की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है परस्पर विचार विमर्श के परिणाम से सरकार को अवगत कराते हैं। द इन्फॉर्म गवर्नमेंट अबाउट द रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल डिस्कशन, आपस में इन्होंने कुछ डिसाइड किया और उसके बाद में सरकार को बताया कि भाई हम सब ने मिल करके ये डिसाइड किया है। ठीक है, चौथा पॉइंट है ये व्यवसाय के प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, सरकार को सख्त कानूनों बारे ये बताते हैं। टेल गवर्नमेंट अबाउट द स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट द कॉमर्स एज ए स्पोक्समैन, अगर सरकार ने कोई सख्त कानून लिया है, सख्त कानून बनाया जो कि सभी व्यापारियों के अगेंस्ट है जिनको हानि हो रही है, तो सभी व्यापारियों की तरफ से ये संघ जो होता है, ये ग्रुप जो है वो सरकार के पास जाता है और अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। ये समस्याएं, ये सख्त कानून बहुत ज़्यादा हैं तो इनको थोड़ा सा दोबारा से इन पर विचार किया जाए। अगला है ये व्यवसाय के आंकड़ों को सदस्यों में वितरित करते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट द फिगर्स कलेक्टेड बाय टू द मेंबर्स, ये अलग अलग प्रकार की फिगर जो कि हमारे व्यापारियों की लाभदायक हो सकती हैं वो इकट्ठा करते हैं और फिर सारी सूचना इकट्ठी करके ये व्यापारियों में बांटते हैं या उन तक पहुंचाते हैं। 6 पॉइंट हमारा है ये उद्योगों बारे नियमों और नियमों की सिफारिशें सरकार को भेजते हैं। दे रिकमेंड रूल्स रिगार्डिंग द बिजनेस टू द गवर्नमेंट, ये उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं जहाँ पर की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसके नियम बनाते हैं और नियम बनाकर ये सरकार को भेजते हैं कि ये नियम आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में बनाओ। इनका उद्देश्य ये भी होता है कि ये चाहते हैं कि हमारे सभी जो व्यापारी हैं, हमारे सारे मेंबर्स जो हैं, उनकी इज्जत भी समाज में बनी रहे, तो ये उनको भी मजबूर करते हैं कि आप भी बिल्कुल सही तरीके से कार्य करें, गलत कार्य नहीं करना है। 7 पॉइंट हमारे को दिया गया, देश विदेश में मेले प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। दे ऑर्गेनाइज फेयर्स एंड एग्जीबिशंस इन द कंट्री एंड अब्रॉड टू मोटिवेट सेल, ये मेले लगाते हैं, प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, जगह जगह जाकर देश में भी विदेशों में भी लगाते हैं और उनका उद्देश्य केवल मात्र यही होता है कि हम अपने व्यापारियों के सामानों को लोगों को दिखाएं। ठीक है, और दिखाएं और ताकि वो हमारे व्यापारियों के सामान को खरीदें। अगला दिया गया, ये उद्योग के विकास के लिए राजनीतिक पार्टियों की सहायता करते हैं। दे हेल्प द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बीइंग फेवरेबल टुवर्ड्स द बिजनेस फर्म्स,
सरकार जो है हमारे लिए काफ़ी सारे नियम बनाती रहती है, तो जो भी सरकार किसी वक्त पावर में होती है, ये उस राजनीतिक पार्टी के पास जाकर मिलते हैं, उनको ये कुछ पैसे से मदद करते हैं, आर्थिक सहायता करते हैं। और आर्थिक सहायता, क्योंकि वोट जब होते हैं तो उस टाइम पर उनका खर्चा आता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं, तो ये व्यापारिक संघ भी उनकी कुछ आर्थिक सहायता करते हैं, उनको पैसा देते हैं या मदद करते हैं कि हम सब अपना वोट जो है वो आपको ही देंगे। वो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब आप पावर में आएंगे तब हमारे पक्ष में ही आप निर्णय लीजिएगा। अगला है, ये अपने सदस्यों को स्थानीय व राज्यीय संस्थाओं में नियुक्त करते हैं। दे अपॉइंट देयर मेंबर्स इन द लोकल एंड द स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहाँ पर ही अपने सदस्यों को नियुक्त कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं कि आप वहाँ पर जाकर बैठें और जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा तो हम सबकी भलाई के लिए आप भी वहाँ पर अपनी बात कहिएगा। 10th पॉइंट है, ये अपनी शिकायतें सरकार के सामने रखते हुए हल करने का दबाव डालते हैं। दे प्रेजेंट देयर ग्रीवेंसेज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट टू कंपेल देम टू सॉल्व देम। तो यहाँ पर अपनी शिकायतें जो है सरकार के सामने रखते हैं, भाई हमारी ये समस्याएं हैं और आप सभी आप कोई नियम बनाओ, कुछ करो कि मतलब ये हमारी समस्याएं हल हो सकें। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया, आपसी झगड़ों को मध्यस्थता से सुलझाते हैं। द सॉल्व कन्फ्लिक्ट बाई आर्बिट्रेशन। आपस में अगर हमारे मेंबर्स के बीच में, सदस्यों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो आपस में मिलजुल कर, आपस में बातचीत करके ये जो संघ होता है ये उनको सुलझाने का काम करते हैं। ये मित्रतापूर्ण संचार व्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं। दे इंसिस्ट ऑन द फ्री फ्लो कम्युनिकेशन अमंग द मेंबर्स। सभी मेंबर्स, सभी व्यापारियों के बीच में आपस में बातचीत बिल्कुल खुले हो सके, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है उसको हम मिलजुल के हल कर सकें। अगला है, अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकते हैं। दे रिस्ट्रिक्ट अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। अनुचित प्रतिस्पर्धा का मतलब है जहाँ पर कि व्यापारियों को हानि हो या फिर ग्राहकों को हानि हो। इनका उद्देश्य ये होता है कि हम किसी भी तरीके से व्यापार करें, लाभ तो कमाएं, परंतु किसी को भी हानि नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए परंतु किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। 14 पॉइंट हमारा है, वस्तुओं की कीमतों पर ये प्रतिबंध लगाते हैं। द रिस्ट्रिक्ट प्राइसेस ऑफ द कंपनीज। बहुत ज़्यादा कीमत नहीं लेनी है ग्राहकों से, क्योंकि इनका उद्देश्य होता है हम जो भी कार्य करें वो सही प्रकार से करें, ताकि हम सभी व्यापारियों का मान सम्मान समाज में बना रहे। तो अगर कोई इनमें से कंपनी, कोई व्यापारी बहुत ज़्यादा कीमत लेता है तो उसका ये प्रतिरोध करते हैं, उसके प्रतिबंध लगाते हैं। 15 पॉइंट है, ये सामूहिक विज्ञापन करके विज्ञापन लागतों में मितव्ययता लाते हैं। दे मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट बाय द ग्रुप एडवर्टीजमेंट। सामान्यतः एक शहर के व्यापारी आपस में इकट्ठे होकर ग्रुप बना रहे हैं, एक राज्य के व्यापारी आपस में इकट्ठे होकर संघ बना रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, पूरे अपने शहर गांव के व्यापारियों का इकट्ठा विज्ञापन करते हैं। जब इकट्ठा ही सभी व्यापारियों का विज्ञापन हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में विज्ञापन जो है सस्ता पड़ता है और उसका लाभ सभी व्यापारियों को होता है। अगला है, ये उधार संबंधी सूचना एकत्रित करते हैं कि भाई किसको उधार दिया जा सकता है, कितना दिया जा सकता है, कौन कंपनी ने कितना उधार लिया, किस व्यापारी को उधार दिया गया। तो सारी उधार संबंधी सूचना इकट्ठी करके सभी व्यापारियों को पहुँचाते हैं। अगला है, ये व्यापार संबंधी शोध व अनुसंधान करते हैं। दे मेक रिसर्च वर्क पॉसिबल। ये क्योंकि सभी संस्थाओं के मिले जुले व्यक्ति होते हैं, ये खोज करते हैं कि कैसे हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने सदस्यों को पहुंचा सकते हैं।